यूट्यूब चैनल के संडे क्लासेज में मैं सर उपस्थित हूँ आज हिस्ट्री लेकर के, जिसमें कल हमने देखा था महाजनपदों का उदय। तो 16 महाजनपद और उसके विवरण के बारे में हमने देखा था। आज हम उसकी अगली कड़ी में देखेंगे मगध का उत्कर्ष एवं आरंभिक इतिहास। किस तरह से उन 16 महाजनपदों में सबसे मजबूत महाजनपद मगध उभर करके आता है और साम्राज्य का स्वरूप लेता है। इसके पीछे के कई कारण हैं। पहले उस कारण पर प्रकाश डालेंगे। एक भौगोलिक स्थिति, मगध भौगोलिक रूप से सुरक्षित था। चाहे इसकी राजधानी राजगीर रही हो या पाटलिपुत्र रही हो। आप देखिएगा राजगीर जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। तीन तरफ से इसमें पहाड़ी है, तो निश्चित ही वहां कहीं से आक्रमण नहीं हो सकता है। यानी आप जो प्लान करेंगे आप वो कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिएगा स्वर्णगिरी, रजतगिरी, अन्य पहाड़ियां उसमें अवस्थित है। तो पहाड़ियों से घिरे होने के कारण राजगीर सुरक्षित था, इसलिए मगध की राजधानी जो राजगीर थी वह सुरक्षित था। दूसरा, जब उदयन ने इसको राजधानी पाटलिपुत्र बनाया तो पाटलिपुत्र को भी आप देखिएगा यह नदियों से घिरा हुआ है। गंगा, गंडक इत्यादि क्षेत्रों से यह घिरा हुआ है। सोन नदी है, पुनपुन नदी है, तो नदियों से यह स्थान सुरक्षित हो जाता है। तो इस कारण से आर्थिक संपन्नता अगर देखें, ये नदियों से घिरा है। आर्थिक संपन्नता की बात करें तो यह मैदानी क्षेत्र है। इसका जो उपजाऊ भूमि था, दो कारण से उपजाऊ था। एक तो नदियों के किनारे होने की वजह से उपजाऊ था, और यह समतल मैदानी भाग है, इसलिए उपजाऊ भूमि था। जो जहां उपजाऊ भूमि होगी वह सुरक्षित होगा, वहां संपन्नता अच्छी होगी, उद्योग धंधे वहां पे लग सकते हैं। तो व्यापार वाणिज्य के लिए भी समृद्ध था, क्योंकि गंगा भारत की रीढ़ कही जाती है और उसी से व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ था। तीसरी चीज है कि मगध के पास और क्या था, इसके पास लोहे की खान थी। लोहे की खान थी। अन्य महाजनपद के पास लोहे की खान उपलब्ध नहीं थी। तो जिस साम्राज्य में, जिस महाजनपद में लोहे की खान होगी, तो वहां हथियार, भाले, रथ यानी लोहे का उपकरण बना करके, यानी हम ऐसे अस्त्र बना सकते हैं जो टिकाऊ हो। तो अन्य राज्यों के पास वो भंडार नहीं था, तो इसके पास संपन्नता थी, तो इसके पास हथियार और औजार भी, अस्त्र शस्त्र आसानी से बन जाया करते थे। तीसरी बड़ी चीज थी हाथी की उपलब्धता। हाथी उस समय संपन्नता की पहचान थी, और हाथी से व्यापार भी होता था, और इसके अलावा युद्ध में भी सैनिक शक्ति भी सुदृढ़ उससे हो जाती थी। तो एक पहाड़ से घिरा हुआ, जब दूसरा राजधानी बना तो नदियों से घिरा हुआ, मैदानी उपजाऊ भाग, उद्योग धंधे स्थापित हो गए, लोहे के खान के पास थे, उद्योग, युद्ध, हथियार, अस्त्र ये आसानी से हो गए। और मगध शासकों को, मगध शासक जितने हुए हैं, आप देखिएगा उनका संबंध बौद्ध और जैन दोनों से रहा है। जैसे मगध के शासक बिंबिसार की शादी जैन मुनि महावीर की मौसी से हुआ था, तो एक रिश्ते में बंधे हुए थे, तो महत्वपूर्ण स्थान उनको मिला, और उससे भी सहारा लेकर के राज्य के विस्तार में की भूमिका अदा की।
अब थोड़ी सी प्रारंभिक अर्ली हिस्ट्रीज का देखेंगे कि किस तरह से मगध का उत्कर्ष प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मगध पर पहला जो वंश है जिसने शासन किया था वह था बृहद्रथ वंश। पहला शासन किसका? बृहद्रथ वंश का शासन था यहां पे, यानी प्रथम शासक की बात करें तो वह बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ शासक ही था नहीं, और इसी से बृहद्रथ वंश बनाया, और इसी का प्रतापी पुत्र था जरासंध। अब गौर करने वाली बात यह है कि जरासंध महाभारत का एक प्रमुख पात्र है जो कृष्ण का विरोधी है, कंस का साला है, भीम के साथ उसकी युद्ध होती है और उसके अखाड़े हैं, यानी कई संदर्भ इनके साथ जुड़ते हैं। विरोधी किसका है जरासंध? तो विरोधी है कृष्ण के। भगवान कृष्ण के विरोधी है ये। रिश्तेदार किसके हैं? तो कंस के साले हैं। अपने दो बहनों का शादी कंस से किया था इन्होंने, और कृष्ण ने कंस को मार दिया, इसके दो बहनें विधवा हो गई थी। तीसरा, जरासंध का अखाड़ा पाया जाता है, अखाड़ा जो राजगीर में है, जहां भीम और जरासंध का मल्ल युद्ध हुआ था। मल्ल युद्ध हुआ था, 18 दिन तक मल्ल युद्ध हुआ था। उस मल्ल युद्ध में भीम ने जरासंध को कूटनीति से, कृष्ण की कूटनीति से उसको पराजित किया था। अब कालखंड का अगर जिक्र हम करें कि किस कालखंड में ये शासक हुए होंगे, तो आप ये मान करके चलिए कि 1000 बीसी से 800 बीसी के आसपास की यह घटना होगी। क्यों? क्योंकि लोहे की जो खोज हुई है वह 1000 ईसा पूर्व में हुई है, और आप देखेंगे कि जरासंध भी कृष्ण से युद्ध कर रहे हैं, बलराम से युद्ध कर रहे हैं, तो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उस समय तक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग होना शुरू हो गया था। तो लोहे की खोज के बाद में, यानी 100 वर्ष 150 वर्ष तो लगे होंगे उसके अस्त्र में परिवर्तित करने में। तो आप यूं मान के चलिए कि 1000 बीसी के बाद 800 के आसपास जरासंध रहे होंगे, और जरासंध से 50 वर्ष पहले आप मान लीजिए कि बृहद्रथ वंश की स्थापना हुई होगी। इसकी स्थापना आप ये मान सकते हैं 850 बीसी ईसा पूर्व में बृहद्रथ वंश की स्थापना हुई। इससे आप आगे नहीं जा सकते हैं। हाँ, पीछे संभावना है, पीछे गुंजाइश है, आप 100 वर्ष पीछे आ सकते हैं, लेकिन उससे आगे जाने की कोई संभावना नहीं है। तो जब जरासंध या बृहद्रथ 850 ईस्वी में शासक बनता है मगध का, तो अब निश्चित ही आप कह सकते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ होगा, महाभारत का युद्ध, और महाभारत का युद्ध भी लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास हुआ होगा। इससे पूर्व जाने की कोई संभावना नहीं। अब कहने के लिए कहा कि 10,000 वर्ष पहले हुआ, 5,000 वर्ष पहले हुआ, ये तथाकथित बातें हैं जिसका प्रमाण आपको नहीं मिल सकता है। अगर प्रमाण की बात करें तो इसी के आसपास महाभारत की घटनाएं घटी होगी, क्योंकि कई प्रमाण इसके प्राप्त होते हैं। अगली चीज जो हम इसमें जानेंगे वो हम जानेंगे कि अब इसमें कैसे कैसे, तो हम देख लिए बृहद्रथ जो है महाभारत कालीन है, जो बृहद्रथ वंश की स्थापना करता है, उसके प्रतापी जो शासक है वह जरासंध होता है, जो महाभारत का एक प्रमुख पात्र है। और महाभारत में, पुराणों में इसका वर्णन है, महाभारत में वर्णन है, केवल महाभारत की बात हम नहीं करेंगे, महाभारत के साथ साथ पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है, पुराणों में कि जरासंध था। तो निश्चित है कालखंड की बात करें तो 800, 850, 750 ईसा पूर्व के आसपास ये घटना होगी। तो वास्तविक शासक अगर कहें मगध का,
वास्तविक संस्थापक अगर कहे तो वृद्धरथ वंश हो गया। उसका प्रतापी शासक की बात करें तो प्रथम प्रतापी शासक कोई हुआ तो वह जरासंध हुआ। जरासंध हुआ क्योंकि जरासंध की आप वीरता पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, बलशाली था, युद्ध में महारथ हासिल था उससे, और अच्छे अच्छे घरानों में उसकी रिश्तेदारी थी। उसके बाद में बिंबिसार, असली विस्तार की अगर बात करें तो उसमें आता है बिंबिसार, क्योंकि बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। यानी दूसरा कोई वंश आता है तो वह है हर्यक वंश। हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वह बिंबिसार थे। संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व। 544 से ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व यह शासक है। और कहा जाता है कि मगध के जो वास्तविक संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक जिनको कह सकते हैं मगध के वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इन्हीं के समय में इन्होंने युद्ध, कूटनीति और मैत्री 3 चीज का उपयोग किया था। इनके जो मूल हथियार थे, मूल मंत्र, कूटनीति, युद्ध, मित्रता, रिश्तेदारी, सब कुछ करते थे। यानी युद्ध में निपुण थे, खुद सेनानायक थे, कूटनीति अच्छी तरह जानते थे और मित्रता करना भी ये जानते थे। तो आप समझ सकते हैं कि अवंती और गांधार 2 ऐसे प्रदेश हैं जिसको इन्होंने अपने कब्जे में लिया था, प्रभाव में लिया था, ये सारी नीति अपना करके। कौन कौन क्षेत्र थे वे? उस समय के गांधार क्षेत्र थे और अवंती क्षेत्र। अवंती और गांधार को अपने क्षेत्र में मिला गया था। पहला काम उन्होंने किया था। आगे आप देखिएगा, जो अवंती का राजा था प्रधोत चंड, उस समय अवंती के राजा कौन थे? प्रधोत चंड, प्रधोत चंड इनके समकालीन थे। जब ये बीमार पड़े थे तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य, बिंबिसार का राजवैद्य कौन था भाई? तो राजवैद्य जो इनका था वह जीवक था। तो प्रधोत चंड के इलाज के लिए इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है। मद्र, कौशल और वैशाली, मद्र, कौशल और वैशाली। मद्र जहां की माद्री हुआ करती थी महाभारत काल में, जहां पांडु की शादी हुई थी। कौशल नरेश जहां की कौशल्या हुई थी, जो अयोध्या की रानी दशरथ की पत्नी बनी थी। और वैशाली यह गणराज था जो वजीर संघ के अंतर्गत आता था, और इसी में सबसे जो संपन्न क्षेत्र था वह था लिच्छवी। लिच्छवी गणराज इसी गण का हिस्सा था। तो ये तीनों के यहाँ इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए। कौन सा संबंध? वैवाहिक संबंध बनाया। वैवाहिक संबंध। कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से शादी किया। कौशला देवी से शादी किया। कौशला देवी कौन थी? प्रसेनजीत की बहन थी। वैशाली की चेलना, वैशाली की चेलना से शादी किया। ये चेलना कौन थी? तो राजा चेतक की पुत्री थी। राजा चेतक की पुत्री थी, और राजा चेतक की ही पुत्री महावीर स्वामी की मां भी थी।
तो आप यूं कह सकते हैं ये जो चेलना थी यह महावीर स्वामी की मौसी भी थी। जब इन्होंने कौशल से शादी किया, कौशला देवी से, तो दहेज में इनको काशी मिला था। जब कौशला देवी से इन्होंने शादी किया तो दहेज में काशी मिल गया इनको, सबसे बड़ा फायदा। इसके अलावा बिंबिसार ने क्या किया, जो भागलपुर के क्षेत्र में था अंग प्रदेश, वहां आक्रमण किया और अंग को भी अपने राज्य में मिला दिया। तो कहीं युद्ध, कहीं दोस्ती, जैसे आप देख रहे हैं अवंती में दोस्ती है, कौशल में शादी है, वैशाली में शादी है, मद्र में शादी है, तो कहीं वैवाहिक रिश्ता बना रहे हैं और कहीं आक्रमण करके जीत रहे हैं। तो उस समय अंग के जो राजा थे, अंग प्रदेश जो तत्कालीन भागलपुर बनता है, तत्कालीन भागलपुर, इस भागलपुर में इसमें मुंगेर का क्षेत्र हो गया आपको और बांका का क्षेत्र हो गया। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए फेमस था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रसिद्ध था ये। और उस समय यहाँ के जो शासक थे ब्रह्मदत्त थे। तो ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग को अपने क्षेत्र में इन्होंने मिला लिया था। फिर इनका पुत्र आता है अजातशत्रु। इनका पुत्र है अजातशत्रु। अजातशत्रु बहुत प्रतापी राजा है। 492 ईसा पूर्व से लंबे समय तक यह शासन करता है, 462 तक शासन करता है। 462 ईसा पूर्व यानी 30 वर्ष यह शासन करता है। और 30 वर्षों की शासन में यानी साम्राज्यवाद का सबसे तेजी से विस्तार होता है। इतना विस्तार कभी नहीं हुआ था। होगा भी कैसे? अभी तो आप देख रहे हो जरासंध था, जरासंध के बाद में बिंबिसार हड़यक वंश की स्थापना करते हैं और हड़यक वंश का दूसरे शासक है ये अजातशत्रु। अजातशत्रु सबसे महत्वपूर्ण युद्ध इसने किया था वैशाली के साथ। अजातशत्रु का सबसे जो पराक्रम दिखाया गया था वो वैशाली के साथ हुआ था। वैशाली एक तो संपन्न क्षेत्र था, दूसरा अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र था। यहां मेसोपोटामियाई सभ्यता के लोग ईरान से आकर के व्यापार करते थे, सोना चांदी के मामले में बहुत संपन्न था। तो अजातशत्रु का जो पहला युद्ध हुआ है वह वैशाली के साथ हुआ और इस युद्ध में एक बार अजातशत्रु पराजित हो गया था और दोबारा बार जब आक्रमण किया इन्होंने तो अमरकंटक शिला, अमरकंटक शिला और रथ मूसल का उपयोग किया था। अमरकंटक शिला जो था या शिला कंटक इसको कही है, एक इस तरह का मशीन बनाया गया था जिसमें पत्थर बड़े रख दिए जाते थे और रबड़ से बांध उसे छोड़ा जाता था, जिस तरह से गुर्देल का प्रयोग किया जाता है और दूर जाकर के वह वार करता था, वह अमरकंटक कही या शिला कंटक उसको कहिए, शिला कंटक। ये आधुनिक हथियार था, उस समय वहां के लोग इससे अपरिचित थे। रथ मुसल क्या था? हाथी के पैरों में पत्थर के खंभे बांध दिए जाते थे और जहां से वह गुजरता था लोगों को कुचलते हुए गुजरता था। तो इस प्रकार से लक्ष्मियों को भी अपने गणराज्य में मिला लिया और इन्हीं के समय में वहां की विश्व सुंदरी हुआ करती थी आम्रपाली। आम्रपाली जो थी इन्हीं के समय हुआ करती थी। आम्रपाली को पाने की भी चाहत थी। अजातशत्रु के पिताजी भी इनके चाहते थे, लेकिन पिताजी उसमें फेलियर हो गए थे। अजातशत्रु भी फेलियर हो गया, भले उन्होंने उस साम्राज्य पर कब्जा कर लिया क्योंकि उसने उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिए थे। तो अजातशत्रु ने एक और सबसे बड़ा काम किया था। पटना में उन्होंने एक भव्य किला बनवाया था, विशाल किला। अजातशत्रु ने पटना में या उस समय का पाटलिपुत्र में विशाल किले का निर्माण कराया था। यह विशाल किले का निर्माण क्यों हुआ था? राजगीर से वैशाली दूर पड़ता था, आक्रमण करने में समय लगता था,
इसलिए इसने किले का निर्माण किया और युद्ध की टोटल सामग्री इसने पटना के इस किले में रखा और यहां से गंगा पार करके ये लोग युद्ध करते थे। और यही जो किला है बाद में जब इनका पुत्र उदयन शासक बना था इसको राजधानी बना दिया था। हालांकि इसका नाम पाटलिपुत्र है, कहीं कहीं आप देखिएगा पाटलिग्राम मिलेगा और पालीग्रोथ भी मिलता है। पाटलिग्राम और पालीग्रोथ या पोलीग्रोथ भी कहा जाता है। अन्य ग्रंथों में अन्य नाम इसके मिलते हैं। तो वैशाली के साथ मगध का एक लंबा संघर्ष चला और संघर्ष में ये विजय हुए। बाद में फिर हर्यक वंश की समाप्ति होती है, शिशुनाग वंश आते हैं। शिशुनाग वंश है ना, इसके समय भी अवंती पर फिर से विजय होता है, मगध में मिला लिया जाता है। इससे मगध की सीमा जो है मध्य भारत तक चली जाती है। शिशुनाग के समय में मगध की सीमा मध्य भारत तक जाती है। अजातशत्रु बिंबिसार के समय में पूरा बिहार यानी गंगा के इस पार और गंगा के उस पार विस्तृत होता है। 364 ईसा पूर्व में नंद वंश का शासन होता है। 364 ईसा पूर्व में नंद वंश का शासन होता है। 364 बीसी नंद वंश का शासन होता है। और नंद वंश की स्थापना हमको पता है या आप भी जानते हैं, उग्रसेन और महापद्मानंद ने किया था। संस्थापक कौन थे इसके? उग्रसेन और महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी और इससे मगध साम्राज्य का या भारतीय इतिहास का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। प्रथम साम्राज्य निर्माता किसको? उग्रसेन और महापद्मानंद को, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा मगध की सीमा का विस्तार इसने किया था। नंदवंश भारतीय इतिहास में प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है और मगध के अंतर्गत अब संपूर्ण भारत का कौन कौन क्षेत्र आ गया भाई? मध्य प्रदेश, कलिंग, उड़ीसा, गोदावरी नदी का क्षेत्र, महाराष्ट्र और मैसूर आ गए थे। इतना क्षेत्र का विस्तार हुआ है। एक बहुत बड़े इतिहासकार थे प्लिनी, उन्होंने लिखा भी है। प्लिनी उसने लिखा था कि शक्ति और वैभव के मामले में प्रासी यानी पूर्वी प्रदेश संपूर्ण भारत में श्रेष्ठ थी। पूर्वी प्रदेश ये पूर्वी क्षेत्र था। इसकी राजधानी पालीब्रोथ, किसने नाम दिया? पालीब्रोथ। तो पालीब्रोथ जो नाम दिया है वह नाम दिया है प्लिनी ने। किसका नाम? तो पाटलिपुत्र को उसने पालीब्रोथ कहा है। हमेशा याद रखिएगा कि किस इतिहासकार ने पटना को पालीब्रोथ कहा, तो वो होंगे प्लिनी। इसके अलावा महापद्मगुप्त का उत्तराधिकारी जो थे, कुछ तो योग हुए, बाकी योग नहीं हुए, और जिसके कारण है कि उनकी शक्ति कमजोर होती चली गई, लोगों में नाराजगी चलती है। और जो नंद वंश के शासक हुए जनसंपर्क अपना खो दिया। और उसी समय जिस समय नंद वंश के अंतिम शासक थे, नंद वंश का अंतिम शासक जो था धनानंद, धनानंद के समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। महान विश्व विजेता सिकंदर का आक्रमण हुआ। उत्तर और पश्चिम के क्षेत्रों से सिकंदर का आक्रमण हुआ 323 ईसा पूर्व में। और यानी आप कह सकते हैं कि धनानंद चंद्रगुप्त का समकालीन था सिकंदर, और उस समय ये अलोकप्रिय हो चुके थे, जिसका फायदा उठा करके चंद्रगुप्त मौर्य
मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में धनानंद की हत्या कर दी। धनानंद की हत्या कर दी और हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की जिसको मौर्य वंश कहते हैं। मौर्य वंश की स्थापना कब? तो 321 ईसा पूर्व में। किसके सहयोग से? तो चाणक्य के सहयोग से। चाणक्य या विष्णुगुप्त इनको कहते हैं, इनको कौटिल्य भी कहते हैं। ये कौन थे भाई? तो ये कौन विश्वविद्यालय था ये? तो चाणक्य जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उनके सहयोग से है ना मगध में एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना हुई। और ये मौर्य वंश संपूर्ण भारत में नहीं अपितु है ना इसका जो क्षेत्र विस्तार हुआ देश के बाहर एक लंबी सीमा तक हुआ और जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमको देखना था यही कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ है और इसका आरंभिक इतिहास क्या है। तो उत्कर्ष हमने देख लिया कि बृहद्रथ से शुरू होता है, फिर बृहद्रथ के बाद में हर्यक वंश की स्थापना होती है जिसमें अजातशत्रु क्षेत्र को आगे बढ़ाते हैं। फिर नंद वंश आता है, शिशुनाग आता है, नंद वंश आता है और अंत में आते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश ने तो सुनहरे अक्षरों में ही इतिहास लिख दिया। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य का इतिहास। तब तक के लिए धन्यवाद।